जब राहुल जी ये बात बोल चुके हैं कि मेरे पास कोई मकान नहीं है, तो क्या वो जान करके ये मकान खाली कराया जा रहा है कि इनको सड़क पे लाया जाए? कोई एक आधा नेता बोलता भी है केजरीवाल जी जैसा, तो उसको आपको पता है कैसे चुप करा देते हैं, वो अगले दिन बड़ाई करने में लग जाता है। ये क्या है आखिर? इस देश को जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ाई तो हमारी बंद हुई नहीं। इसका मतलब कि अब एक तरीके से देश को कब्जे में कर लिया है और उपनिवेश बना दिया है अडानी का। देखिए, मनोहर सरकार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तान में मोदी सरकार है। हर स्टेट में चेहरा मोदी जी का चेहरा है। मनोहर जी तो उनके मॉनिटर हैं, उनसे तो हमारा कहीं मुकाबला ही नहीं है। मनोहर जी से तो, मनोहर जी को मैं मानता हूँ तो बेचारे एक बिठाए हुए प्यादे हैं। चुनाव के अगल बगल राविंदर जी सुर्खियाँ बटोरेंगे और कहेंगे कि देखो मैंने एम्स का शिलान्यास करा दिया। शिलान्यास करा करके उससे अपना वोट ले चाहेंगे और लास्ट में आके जब कुछ नहीं होगा फिर बोलेंगे देखो अगर मुझे हराओगे तो मुसलमान जीत जाएगा, मेव जीत जाएगा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी से आज हम कांग्रेस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया है, हमारा घर राहुल का घर, उसे लेकर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य। भारद्वाज जी, हमारा घर राहुल का घर, इस अभियान की क्यों ज़रूरत पड़ी? सीधा सवाल, बाकी बात बाद में करेंगे। जो पहले यही सीधा सवाल यही है, क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई इसकी? देखिए, एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस देश की आज़ादी के लिए ये प्राण न्यौछावर कर दिए अपने। कांग्रेस पार्टी पूरी इस देश की आज़ादी के लिए, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने इस देश को किस तरह से आज़ाद कराया, और गांधी परिवार का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान। मैं ये नहीं कहता कि अकेले गांधी परिवार ने ही देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में सभी ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन एक आज उनके खिलाफ एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है, किसी भी तरह से गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या पंडित नेहरू, उनकी इमेज को किसी तरह से डेंट किया जाए, उनकी इमेज को ख़राब किया जाए। उसके तहत एक अभियान चलाया जो जा रहा था। उस कड़ी में राहुल जी का जो केस है, क्या केस है कि उन्होंने ये बोला कि नीरव मोदी, ललित मोदी और जो सरनेम मोदी जिसके पीछे लगा हुआ है, क्या ये सारे मोदी चोर होते हैं? एक जनरल सी बात एक आम आदमी फ्लो में कह जाता है। उनका कोई ये संशय नहीं था कि वो हमारे प्रधानमंत्री को ही चोर डिक्लेयर करना चाह रहे थे, परंतु उनकी ये बात सही है कि उनके कार्यकाल में सारे मोदी भागे हैं, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, कोई, और फिर उनके लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। एक आम किसान जिसकी फसल लुट जाती है, उसको मुआवजा देने में सरकार को तकलीफ़ होती है, उसका लोन माफ़ करने के लिए आप नीलामी कर देते हो, उसको परेशान करते हो, और उनके हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए आप उद्योगपति के माफ़ करते हुए डरते नहीं हो, जबकि वो देश से भागे हैं। उनका रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया जाता है। आखिर ये सब क्या घोटाला चल रहा है? अडानी जी के बारे में राहुल जी क्वेश्चन पूछते हैं, यही उनका कसूर है कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उनकी पोल खोल दी। विदेश में जाकर उन्होंने क्या कहा कि ये देश मेरा देश है, इस देश की समस्याएं हमारी हैं, परंतु उसके अंदर डिक्टेटरशाही, तानाशाही चल रही है। उन्होंने क्या गलत बोला? क्या तानाशाही नहीं, इससे ज़्यादा तानाशाही क्या होगी कि राहुल जी के ऊपर जिस केस में स्टे था, जो बोलने के ऊपर, वही आदमी स्टे तोड़वाता है, वही आदमी जाकर के राहुल जी के खिलाफ फिर सज़ा सुनवाता है, और जज जो चाहते हैं 2 साल की इसमें मैक्सिमम सज़ा है। किसी आदमी को, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आप इतनी लगाम लगा देंगे कि वो किसी के बारे में बोल भी नहीं सकता, तो ये तो तानाशाही हो गई। मतलब ये होगी तानाशाह के खिलाफ आपने क्यों बोला? भाई आज आप जर्मनी में चले जाओ, हिटलर का नाम आप प्यार से लेके देखो, अगर कोई जर्मनी की जनता आपको छोड़ दे। मोदी जी ये बात नहीं समझ रहे कि वो कभी इतिहास बनेंगे। मोदी जी शायद ये मान के चल रहे हैं कि वो अमर रहेंगे। अमर इस देश में क्या, इस विश्व में क्या, कोई नहीं रहा। भगवान कृष्ण को भी इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा, ईसा मसीह को भी इस देश को छोड़ के जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा, लेकिन मोदी जी अपने आप को अजर अमर मान रहे हैं। वक्त आने वाला उनको बता देगा कि सदा समय किसी का नहीं रहता, इंसान को समय से डरना चाहिए। जो राहुल जी के खिलाफ ये प्रपंच रचाया गया कि एक ही दिन के अंदर उनकी सदस्यता जाती है, अगले दिन, मतलब देखिए, ना तो राष्ट्रपति से सलाह ली गई, ना चुनाव आयोग से सलाह ली गई, किसी से सलाह लिए बगैर लोकसभा से ये अधिसूचना जारी की जाती है कि उनका मकान भी खाली किया जाए। जब राहुल जी ये बात बोल चुके हैं कि मेरे पास कोई मकान नहीं है,
तो क्या वो जान करके ये मकान खाली कराया जा रहा है कि इनको सड़क पे लाया जाए? मैं नहीं, पूरा देश राहुल जी का मकान है। ये इसी के तहत हमने हरियाणा कांग्रेस जनों ने ये मुहिम चलाई है और पूरे देश में ये मुहिम चल रही है कि मेरा घर आपका घर। आज कहीं दार्जिलिंग से मैसेज आ रहे हैं इंटरनेट पे, कहीं किसी भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप किसी गरीब को, किसी शरीफ को, किसी ईमानदार व्यक्ति को कितना सता लें, वो सताना ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि ऊपर वाले का डंडा हमेशा गरीब के और शरीफ के साथ और ईमानदार के साथ रहता है। मेरा मानना। भारद्वाज जी, भाजपा कह रही है, भाजपा के सभी नेताओं के आपने वक्तव्य सुने होंगे कि कानून ने अपना काम किया, लोकसभा सचिवालय ने अपना काम किया, कानून के बीच में राहुल को पीड़ित की तरह प्रस्तुत करने की बात कहाँ से आ गई? आप कैसे उनकी बात का जवाब देंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाजपा का इसमें रोल है, भाजपा की इसमें भूमिका है? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात करेक्ट कर दूं, वैद जी आप बहुत सीनियर आदमी हैं। भाजपा नाम का इंस्टीट्यूशन तो ख़त्म हो चुका है। ये आप कहिए कि मोदी जी की पार्टी कह रही है कि किस तरह से वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना मोदी जी की पार्टी, वो केवल और केवल, मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट में बोलेंगे अपने नाम के साथ नेहरू क्यों नहीं लगाते, कभी बोलेंगे ये कार्य नेहरू जी ने नहीं किया, ये कार्य इंदिरा जी ने नहीं किया। मतलब वो उनका मकसद केवल एक है, क्योंकि राहुल गांधी ही इस देश में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वरना मैं अपनी पार्टी के नेताओं की बात नहीं करता, पूरे देश में किसी पार्टी का कोई नेता मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलता। सबके अपने अपने पर्सनल एजेंडे हैं, सबके अपने अपनी इच्छाएं हैं, सब ये चाहते हैं कि मेरा काम ना रुके। वो इसलिए मोदी जी के डर से ईडी ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए। कोई एक आधा नेता बोलता भी है केजरीवाल जी जैसा, तो उसको आपको पता है कैसे चुप करा देते हैं, वो अगले दिन बड़ाई करने में लग जाता है। तो राहुल जी एक अकेले ऐसे नेता है क्योंकि वो ईमानदार है और वो डरते नहीं हैं, इसलिए वो स्पष्ट बोलते हैं और वो स्पष्ट कहते हैं। अब वो मोदी जी को बुरा लगता है, क्योंकि असल बात, अडानी जी आप ये बताइए, जिस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिस कंपनी का कोई व्यापार नहीं है, 18,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें उनमें लाखों कर्मचारी छोटी सी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसके टर्नओवर 1 लाख करोड़ भी हो, तो वहाँ कम से कम 20, 30, 50 हज़ार आदमी काम करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी इनकी बन गई और कर्मचारी 8,000 बढ़े, तो आखिर ऐसा क्या व्यापार है? वो यही तो राहुल जी पूछ रहे हैं कि देश का पैसा एक उद्योगपति ने कब्जा लिया, किस काम के तहत कब्जा है, आपने क्यों दिया है? वो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो पीछे पीछे अडानी जी क्यों चले जाते हैं? हर चीज़ अडानी जी को, एयरपोर्ट अडानी जी को, बिजली अडानी जी को, गैस अडानी जी को, सारे बंदरगाह अडानी जी को। ये क्या है आखिर? इस देश को जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अब काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ाई तो हमारी बंद हुई नहीं। इसका मतलब कि अब एक तरीके से देश को कब्जे में कर लिया है और उपनिवेश बना दिया है अडानी का। यही राहुल जी की लड़ाई है। अच्छा, आप थोड़ी प्रदेश की राजनीति पर बात करते हैं। कांग्रेस में संगठन स्तर पर, पहले भी हमारी इस विषय में बात हुई थी, संगठन स्तर पर मुकाबला करने की क्षमता ये मानते हैं कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पा रही है। आप कार्यकारी अध्यक्ष बने भी काफ़ी दिन हो गए, आपके पास अध्यक्ष भी उदयभान जी भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, सबको एक लाइन में माना जा रहा है। फिर भी कांग्रेस के संगठन बनाने में लगातार देरी क्यों हो रही है? ना जिला इकाई है, ना ब्लॉक इकाई है, ना बूथ स्तर की इकाई है। भाजपा पन्ना प्रमुख तक पहुँच रही है, आप क्यों नहीं पहुँच पा रहे ताकि लोगों के बीच भाजपा के आरोपों का जवाब रूट लेवल पे जाकर के दिया जा सके? देखिए, संगठन का हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल ही रहा था, जिसमें सबसे पहले पीसीसी मेंबर डिक्लेयर होते हैं, पीसीसी मेंबर, फिर आगे जिलाध्यक्ष और इस सब चीज़ों का हमारा चुनाव संपन्न होता है, जो कि हो चुका था। हमारे एआईसीसी मेंबर डिक्लेयर हो गए क्योंकि एआईसीसी का सम्मेलन हुआ था। इसके बाद अगली कड़ी में हमारी जिला की और ब्लॉक की लिस्ट आनी थी, जो कि तैयार हो चुकी थी, अप्रूवल के लिए हमारी हाईकमांड के पास गई हुई थी। इसी बीच में हमारा ये प्रकरण हो गया, वरना हमें 19 और 20 तारीख का हमने लगभग समय निश्चित किया हुआ था, मार्च का। इसमें हम जिला और ब्लॉक की लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर हमारी प्रदेश की लिस्ट आती। लेकिन इसके बीच में हमारी एआईसीसी की गठन की प्रक्रिया रुक गई। पहले तो हमारी एआईसीसी की वर्किंग कमेटी डिक्लेयर होनी थी, वो एआईसीसी की वर्किंग कमेटी रुकी तो सारे अप्रूवल रुक गए। हमारा संगठन लगभग रेडी है, केवल और केवल प्रक्रिया का जो दोबारा से राहुल जी वाला जो ये चैप्टर मोदी जी ने जो जान करके क्रिएट किया है अपने अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, तो वो ये प्रकरण से हम फ्री होते ही, जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे, तुरंत हमारे संगठन का विस्तार हो जाएगा। और विस्तार हुआ पड़ा है, हमें पता है कि किस किस को नियुक्ति मिल गई है। लेकिन चूंकि ये तो एक विषय ऐसा है कि जब तक लिस्ट प्रकाशित नहीं हो सकती तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते।
अच्छा, अभी आपको मुकाबला तो मनोहर लाल से और दुष्यंत चौटाला से करना है, भाजपा जजप्पा से अकेले लड़ेंगे, मिलकर आएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप कांग्रेस की तैयारी किस स्तर पर देख रहे हैं? क्या कमजोरियां आप लोगों ने अब तक देखी है कि मनोहर सरकार की इस मोर्चे पर घेराबंदी की जा सकती है? सबसे बड़े ऐसे 2 मुद्दे मैं जानना चाहूँगा आपसे जिनको लगता है कि मनोहर सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं किया, या अगर न्याय किया है और वो बता रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उनका मुकाबला कैसे करोगे? क्या खामियां आपने ढूंढी है? क्या उनको शॉर्ट लिस्ट किया है कि इन मुकाबलों पर जनता मनोहर सरकार से परेशान है? देखिए, मनोहर सरकार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तान में मोदी सरकार है। हर स्टेट में चेहरा मोदी जी का चेहरा है। मनोहर जी तो उनके मॉनिटर हैं, उनसे तो हमारा कहीं मुकाबला ही नहीं है। मनोहर जी से तो, मनोहर जी को मैं मानता हूँ तो बेचारे एक बिठाए हुए प्यादे हैं। सरकार तो केंद्र से चलती है, रिमोट से चलती है, जो वहाँ से मैसेज आता है वो काम यहाँ होते हैं। रही योजनाओं की बात, हरियाणा में मनोहर जी के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। आप तो मीडिया में हैं, आप तो देखिए, मैं तो आप, क्योंकि आप तो प्राइवेट मीडिया, आपके ऊपर इनका दबाव नहीं है, लेकिन आप किसी भी मीडिया को मैं चैलेंज करता हूँ, वो ये बता दे हुड्डा साहब ने अगर 100 काम कराए हैं तो वो 10% काम मनोहर जी का गिना दें। अगर हुड्डा जी ने 1000 काम कराए हैं तो वो 100 काम गिना दें। अगर हुड्डा जी ने 500 काम कराए हैं तो वो 50 काम गिना दें। अगर वो गिनवा दिए तो हम चुनाव अपना हारा मान लेंगे। इन्होंने तो योजनाएं बदली हैं, अदला और बदली की सरकार है। केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तहसीलों में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, एक्साइज में भ्रष्टाचार। दुष्यंत चौटाला की बात जहाँ तक करते हैं, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो तो इनके खिलाफ लड़ते लड़ते सरकार में आ गए। नाम उन्होंने जनता को ठगा, उन्होंने नाम तो ये लिया था कि बीजेपी को भगाएंगे, जमुना पार करेंगे, और आकर के इनकी गोदी में बैठ गए। दुष्यंत चौटाला को तो मैं किसी गिनती में ही नहीं मानता हूँ, वो तो खुद अपना चुनाव जीत जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार, जहाँ तक मनोहर सरकार की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ जनता उनको वो दहाई में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये हम कर रहे हैं, कुनबा बढ़ाने के लिए बात चल रही है कहीं? सेंधमारी जो पुराने रूट कर चले गए थे, आप लोगों के साथी थे, कांग्रेस में ही थे, कई भाजपाई बन गए, भाजपा में जाकर चुनाव लड़ा, जीते, कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे कांग्रेस में फिर से लौट आएँ? कई भाजपाई नहीं बन गए भाई साहब। वैसे जी आपकी बात को करेक्ट करूँगा, भाजपा कांग्रेस में ही हो गई। 70% भाजपा आज की डेट में कांग्रेस के लोगों से चल रही है। किसी भी स्टेट को उठा लो, चाहे तो वो खरीद के गए हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से गए हैं। कांग्रेस हरियाणा में तोड़ाफोड़ी मर्जी से हुई है, समझो वो अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन बाकी स्टेटों में, चाहे वो आप मध्य प्रदेश लगा लो, गोवा लगा लो, त्रिपुरा लगा लो, कहीं लगा लो, कहीं पे इन्होंने खरीदारी करी है, जिसको ये बोलते हैं कि हमने पार्टी तोड़ ली। टूटती तो कहाँ है, आपको पता है कैसे टूटती है। मेरे ऊपर भी सज़ा लगा देंगे, ये मेरे ऊपर भी मुकदमे लगा देंगे, बस कोई ना कोई अधिनियम लगा करके। लेकिन जो इन्होंने प्रपंच रचा था वही प्रपंच इनके खिलाफ जाएगा। आने वाले टाइम में वही लोग, वही जनता उन लोगों से पूछेगी जो चुने हुए प्रतिनिधि इन पार्टियों में गए थे कि आखिर आपने कांग्रेस छोड़ी तो क्या करके दिखाया। राव इंद्रजीत से ही मैं पूछना चाहूँगा, क्या डिफेंस यूनिवर्सिटी बनवा पाए? राव तुराराम जी के नाम पे कॉलेज हुड्डा साहब बनवा गए, क्या उस कॉलेज का जीर्णोद्धार और अच्छा करा पाए? क्या अपने पिताजी के नाम पे या किसी के नाम पे भी कोई नई योजना ला पाए? या एम्स का काम बस अब क्या होगा, मैं आपको अभी ड्रामा बता देता हूँ। चुनाव के अगल बगल राव इंद्रजीत सुर्खियाँ बटोरेंगे और कहेंगे कि देखो मैंने एम्स का शिलान्यास करा दिया। शिलान्यास करा करके उससे अपना वोट ले चाहेंगे, और लास्ट में आके जब कुछ नहीं होगा फिर बोलेंगे देखो अगर मुझे हराओगे तो मुसलमान जीत जाएगा, मेव जीत जाएगा। ये उनकी राजनीति है। अगर राव इंद्रजीत को आप सामने आमने बिठा लो और उनसे ये पूछो कि तुम 10 साल से गुड़गांव लोकसभा जब से बनी है, महेंद्रगढ़ लोकसभा का माइनस कर दें, वो कांग्रेस में रहे थे जब थे वो, गुड़गांव में आपने क्या काम कराया सिवाय सरकारों की बुराई करने के? हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब की बुराई, अब खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब की बुराई, कोई काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा, बीच में टोक रहा हूँ कि हाथ की तरफ राव का हाथ बढ़ जाए तब क्या करोगे आप? मैंने कहा जी देखो वो हाईकमांड का निर्णय है, मैं आज के प्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ। आज राव इंद्रजीत बीजेपी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और बीजेपी में वो मंत्री हैं, और मंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री तो वो जीवन में कभी बनेंगे नहीं, ये तो आप भी समझते हो। मंत्री के ऊपर वो कैबिनेट के मिनिस्टर शायद बन जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट के मंत्री, क्या उसी डिपार्टमेंट की भी योजना ला पाए गुड़गांव में? वो एक ऐसी योजना बता दें, मेयर उनकी गुड़गांव में रही,
वो बता दें आप गुड़गांव में कि मैंने एक ऐसी योजना लाया हूँ जिससे पब्लिक का ये जनहित का काम हुआ है। फ्लाईओवर अगर बन रहे हैं तो वो तो जनता के पैसों को आप जाके देखोगे ना जी। तो अतुल कटारिया चौक पे फ्लाईओवर बनाया, जितने भी पैसे लगाए हैं उस फ्लाईओवर का क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई ऐसी योजना नहीं ला पाए राविंदरजीत भी, खट्टर सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है। मैं एक दिन टीवी चैनल पे डिबेट थी मेरी, उसमें सूरजपाल अम्मू उनकी तरफ से आए हुए थे। मैंने 8 योजनाओं से शुरू करी कि गुड़गांव में 40,000 करोड़ का बजट। दोनों सोना वाले बैठे थे साथ। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा जी 40,000 करोड़ का बजट खर्च कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अम्मू जी आप ये बताओ कि 8 योजना बता दो अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जो गुड़गांव में आप नहीं लाए हो। वो 8 नहीं गिना पाए। मैं 4 पे आ गया, मैं 2 पे आ गया, फिर मैं लास्ट में बोला चलो सोना में एक योजना बता दो आप कि एक नई योजना लाए हो। सिवाय घोषणाओं के एक पिलर इन्होंने मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 फुट सड़क इन्होंने नई एक्वायर नहीं करी। 1 फुट की बात कर रहा हूँ मैं मतलब मीटरों में भी नहीं जा रहा हूँ मैं। 1 फुट सड़क खट्टर सरकार ने एक्वायर नहीं करी। कोई इन्होंने मुआवजा नहीं दिया पब्लिक का, सारे केस मुआवजे के चल रहे हैं। और तनख्वाह जो है ये लोन ले लेकर के दे रहे हैं। और जनता पे कितना लोन है हुड्डा साहब बार बार मंचों से बताते रहते हैं। सारा प्रदेश कर्जबान कर दिया इन्होंने। वो क्या ना वो एक टका शेर भाजी टका शेर खा जाए, कहावत सुनी थी ना आपने, अंधेरी नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी केवल ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होता क्या योजना है, कंप्यूटरों की बात करते रहते हैं। वो कितना खुद कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो शायद आपको भी पता होगा। अब मैं उनको कुछ बोल दूंगा तो मेरे पे भी मुकदमा डाल देंगे। अच्छा, कहीं ये बताओ, आम आदमी पार्टी भी कहीं चुनौती लग रही है गुड़गांव नगर निगम चुनाव में? जैसा हम तैयारी देख रहे हैं वो भी पार्टी लग रही है। कांग्रेस भी कर चुकी है कि हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे इस बार। कहीं आम आदमी पार्टी को हरियाणा में नगर निगम चुनाव में कोई चुनौती मान रहे हैं आप? ना, मैं आम आदमी को कोई चुनौती नहीं मानता। अभी उनकी जमानत जब्त हुई थी, अभी आपने देखा था बिश्नोई जी के खिलाफ वो लड़े थे, उनके कैंडिडेट को शायद 2-3 हज़ार वोट मिले हैं। हज़ारों में ही कुछ वोट हैं, 2-3 हैं जितने भी हैं, उनके तो जमानत भी नहीं बची। और पिछले चुनाव में लड़े तब भी जमानत नहीं बची। तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो शायद ये बीड़ा उठाया हुआ है, जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ जा करके कांग्रेस को डेंट मारने का। गुजरात में भी यही काम किया। अगर वो 12% वोट ना काटते तो शायद हमारी गुजरात में भी इस बार सरकार बन जाती। तो आप देखो, वो उड़ीसा नहीं गए क्योंकि वहाँ कांग्रेस नहीं है, वो बंगाल नहीं गए क्योंकि वहाँ कांग्रेस नहीं है, वो बिहार नहीं गए क्योंकि वहाँ कांग्रेस नहीं है, वो झारखंड नहीं गए क्योंकि वहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं है। आप पूरे देश का नक्शा उठा के देख लो, जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ बीजेपी की बी टीम बन करके आम आदमी पार्टी हमारी वोट काटने का काम करती है। भारद्वाज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।